तारिक रहमान का बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के साथ ही पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति एक नए मोड़ पर आ गई है। अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक तारिक रहमान भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करना चाहते हैं, यानी नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। इस रीसेट में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? तारिक रहमान ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी सरकार किसी एक देश पर निर्भर रहने की बजाय पड़ोसियों के साथ एक संतुलित संबंध बनाने पर जोर देगी। और जब बात ये संतुलित संबंधों की होती है तो बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान से नजदीकियां भारत को किस हद तक मंजूर होगा? चूंकि तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी से आते हैं तो लोग 2001 से 2006 के बीएनपी के शासनकाल को भी याद करते हैं, जब बांग्लादेश में भारत विरोधी उग्रवादी समूहों को पनाह मिला करती थी। हालांकि तारिक रहमान ने सुरक्षा चिंताओं पर भारत को सहयोग देने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन एक बात और, अगर तारिक रहमान शेख हसीना को वापस लेने का दबाव बनाते हैं तो भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? इन सब के बीच यह भी गौर करना जरूरी है कि इस पूरे क्षेत्र में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देशों के बीच करीब 14 अरब डॉलर का कारोबार होता है और उसमें भी भारत बांग्लादेश को करीब 12 अरब डॉलर का तो सिर्फ एक्सपोर्ट करता है। तो ये कारोबारी रिश्ते अब क्या कुछ नई शक्ल लेंगे क्या? ऐसे कई सारे मुद्दे निकलकर सामने अब आ रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर हम खास चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर उनके पास चलते हैं। তারেক রহমান সশস্ত্র চিত্রে শপথ করিতেছি যে আমি আইন অনুযায়ী অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া। बांग्लादेश में नई सरकार बन गई। तारिक रहमान अब बांग्लादेश के नए कर्णधार बन गए हैं। इतिहास में पहली बार खुले आसमान के नीचे बांग्लादेश की नई सरकार ने शपथ ली। तारिक रहमान के इस शपथ ने साफ संदेश दिया है कि लोकतांत्रिक सरकार शासन में पारदर्शिता रखेगी और शासन में जन भागीदारी बढ़ाएगी। तारिक रहमान के पीएम बनने के साथ ही बांग्लादेश नेशनल पार्टी का 17 साल का वनवास खत्म हुआ। सत्ता में जोरदार वापसी के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी बीएनपी और तारिक रहमान के कंधों पर आई है। संवैधानिक सुधार कार्यक्रम को लागू करना, महंगाई पर कंट्रोल और विकास को वापस पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती रहमान के सामने होगी। साथ ही अपनी मां खालिदा जिया की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी लकीर भी खींचने की चुनौती रहेगी। घरेलू मोर्चे के साथ साथ बांग्लादेश की रहमान सरकार के सामने विदेश के मोर्चे पर खासकर पड़ोसियों के साथ रिश्तों में बैलेंसिंग एक्ट बनाए रखना भी आसान नहीं होगा। अगस्त 2024 के स्टूडेंट मूवमेंट के बाद हसीना सरकार के हटने और मोहम्मद यूनुस वाली अंतरिम सरकार में हिंदुओं पर हमले होने से दिल्ली ढाका के रिश्ते बिगड़े। शेख हसीना को भारत में मानवीय आधार पर शरण देने को लेकर भी तनातनी बढ़ी। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भी बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की बात कही। ऐसे में अब तारिक रहमान को ये सुनिश्चित करना होगा कि बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी भावनाओं के लिए ना हो, साथ ही हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के हितों की भी सुरक्षा हो। साथ ही मोहम्मद यूनुस के 7 सिस्टर्स जैसे उकसाने वाले बयानों पर रोक लगे और दिल्ली और ढाका के कारोबारी रिश्ते आगे बढ़े। ऐसे में तारिक रहमान के सामने की असल परीक्षा यही होगी कि क्या वो व्यवहारिक कूटनीति का रास्ता अपनाकर बांग्लादेश को तरक्की के नए दौर में ले जाने में सफल होंगे या फिर सॉफ्ट इस्लाम और कट्टरपंथियों से मेल जोल बढ़ाकर रिश्तों में नई जटिलताएं पैदा करेंगे। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने इस खास चर्चा में। हमारे साथ मेहमानों के तौर पर जुड़े हैं वीना सिकरी मैम, जो कि बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर रह चुकी हैं और दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिकल पर बहुत बारीक नजर भी रखती हैं। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अनिल त्रिगुणाथ साहब हैं, जेएनयू के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, ओआरएफ के सीनियर फेलो सुशांत सरीन साहब हैं और द पैनियर के एसोसिएट एडिटर अशोक राज साहब हैं, जो कि बांग्लादेश गए भी हैं और वहाँ के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर काफ़ी पैनी नज़र भी रखे हुए थे, वहाँ के नब्ज को अच्छी तरह पहचानते भी हैं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूँगा सुशांत सरीन साहब आपसे। तारिक रहमान के आने के बाद एक बात तो लगभग तय दिख रही है कि भारत के साथ जो रिश्ते अब तक रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों तक, उस पूरे रिश्ते को रीसेट किया जाएगा। अब जब रिश्ते रीसेट होंगे बांग्लादेश और भारत के बीच में, तो इसमें भारत कहाँ रहेगा?
लक्ष्मण जी, मेरे को ना देखिए, ये लफ्ज तो बड़ा अच्छा लगता है कि रीसेट होगा। मतलब क्या है हमें, और बांग्लादेश क्या करेगा जो ऐसा होगा, कोई बहुत बड़ा, थोड़े बहुत चेंजेस तो होंगे जब भी कोई नई सरकार आती है। लेकिन देखिए, हम लोग अपना जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ना, आज से 20 वर्ष पहले का लेकर के जा रहे हैं। उससे हमारे को जरूर कुछ सीखना जरूर चाहिए अपना, जो वी शुड बी ऑन आवर गार्ड। लेकिन दुनिया के पिछले 20 वर्षों में, और जब तारिक रहमान अब सत्ता में आ गए हैं तो उनको खुद पता लगेगा कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जिस तरीके का आर्थिक सहयोग पिछले 10-15 वर्षों में बढ़ा है, क्या वो उससे ओवरनाइट हट सकते हैं? मेरे को तो नहीं लगता ऐसा हो सकता है। ये बात हो रही है कि जो बहुत पहले जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, उस पर वो दोबारा से पुनर्विचार करेंगे। क्या पुनर्विचार करेंगे? उन सब कॉन्ट्रैक्ट्स में कहीं ना कहीं सेफगार्ड्स होंगे आर्बिट्रेशन के। अगर वो कर सकते तो वो मोहम्मद यूनुस टाइप का जो आदमी था, जो आया था और भारत विरोधी जो सारी की सारी गतिविधियां कर रहा था, वो तब ना कर लेता। उसने करके देखा था, फिर उसको पीछे हटना पड़ा उससे। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप जब सत्ता से बाहर होते हैं तो आपको लगता है कि संभव है, सत्ता में आते हैं तो आपको पता लगता है कि संभव नहीं है। तीसरी चीज, भारत की एक आशंका रही है कि बांग्लादेश की जो जमीन है वो भारत के खिलाफ ना इस्तेमाल हो। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि 2005-6 में जब चरम सीमा पे वहां से हमारे ऊपर आतंकी हमले होते थे, और आज में बड़ा अंतर आ गया पिछले 20 वर्षों में। लक्ष्मण जी, भारत का भी डॉक्ट्रिन चेंज हो गया है, और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो दूसरी जगहों के लिए भी है। तो बांग्लादेश को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनके जो हित हैं वो भारत के साथ सहयोग में है या उनके हित भारत के विरोध में है। तीसरी चीज या चौथी चीज ये कि बड़ी बात हो रही है, देखिए चीन के साथ तो हमने भी रिश्ते बढ़ाए हैं, शेख हसीना भी बढ़ा रही थी चीन के साथ। लेकिन हमारा सिर्फ एक कहना है कि हमारे जो सुरक्षा के इंटरेस्ट हैं उस पर अगर आंच ना आए, आप बेशक, आपके जरूर हमारे भी हैं तो आपके भी हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या ऑफर करता है बांग्लादेश को अपार्ट फ्रॉम टेररिज्म? आतंकी गुटों की प्रेजेंस के अलावा, आतंकवाद के अलावा पाकिस्तान क्या पॉजिटिव चीज बेचता है दुनिया में? क्या पाकिस्तान के पास क्या व्यापार करेगा पाकिस्तान उनके साथ? मुझे कोई समझाए ना कि पाकिस्तान का क्या व्यापार होगा बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान बनाता क्या है? पाकिस्तान पोलियो बनाता है। बांग्लादेश को मेरे को तो नहीं लगता पोलियो की जरूरत है। पाकिस्तान आतंकी बनाता है, मुझे तो नहीं लगता कि बांग्लादेश को आतंकियों की जरूरत है। क्या बेचेगा पाकिस्तान? कुछ सीमेंट बेच लेगा, बेच ले, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि भारत को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ, और जो कर रही है मेरे ख्याल सरकार, बिना कोई पैनिक दिखाए हमारे को इनके साथ डील करना चाहिए, हमारे को एंगेज करना चाहिए। और अभी तक जो संकेत आए हैं बांग्लादेश से, वो यही लग रहा है कि ये भारत के साथ एंगेज करना चाहते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा चेंज होगा। बाकी एक चीज जरूर है, देखिए आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बांग्लादेश का प्रधानमंत्री ये बोलेगा कि मेरी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी होगी। शेख हसीना भी नहीं ये बोलती थी भाई। तो वो यही बोलेगा कि बांग्लादेश फर्स्ट मैं रखूंगा, बिल्कुल। और क्या बोलेगा? शान सर, वो ये बोलेगा कि भाई मैं नजर, तो आपने बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया कि रीसेट करने में जब बात होती है तो चीन की बात आती है, पाकिस्तान की बात आती है। चीन के साथ संबंध हमने भी सुधार लिए हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। और 20 साल पहले और अभी में काफी कुछ अंतर हो चुका है। इसी में रीसेट में कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा भारत बांग्लादेश संबंधों में, इसकी संभावना कम दिख रही है। वीना सिकरी मैम? देखिए, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात जानने वाली ये है कि ये जो सरकार प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की सरकार आई है, ये जमात इस्लामी को हरा के, तो सबसे बड़ी बात हमें समझने वाली ये है कि पिछले 18 महीने से सत्ता जमात इस्लामी के हाथ में था। मोहम्मद यूनुस सिर्फ उनका स्पोक्स पर्सन था, जो वो चाहते थे वो करता था मोहम्मद यूनुस। और पिछले 18 महीनों में जमात इस्लामी ने पूरी कोशिश की कि वो अपने सरकार बनाए, और इस्लामाइजेशन ऑफ बांग्लादेश को उसने इतनी कोशिश की। औरतों के एग्जाम्पल लीजिए,
कि विमेन आर द बिगेस्ट माइनॉरिटी, और औरतों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि कोई स्कूटर में अपने दफ्तर जा रहा है तो उनको रोक लिया जाता था, क्यों जा रहे हो, अकेले क्यों जा रहे हो, आपका एस्कॉर्ट कहाँ है, ये वो। और उनका जो हैरेसमेंट हो रहा था, और इवन कपड़े उनके क्वेश्चन कर, क्यों ऐसे पहन रहे हो, अगर वो टीप बांधे बिंदी लगाए तो क्यों बिंदी लिए, इस्लामिक नहीं है। तो औरतों ने मिलजुल के बड़ा जवाब दे दिया है जमात इस्लामी को। वो इस्लामाइजेशन और रेडिकलाइजेशन का एफर्ट जमात इस्लामी तक का था कि वो शरिया लॉ भी चाहते थे मैनिफेस्टो में, इसको बिल्कुल पक्के तरीके से दुत्कार दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी होप की बात है, उम्मीद की बात है, क्योंकि ये देखना कि बांग्लादेश की अवाम जमात इस्लामी के प्रेशर के अंदर आते हुए भी 18 महीने, वेरी लॉन्ग टाइम, उन्होंने जाके प्रॉमिस कुछ भी किया होगा, पोलिंग में जाके वोट दिया। तो दिस ग्रुप, ये जो आए हैं सत्ता में, बीएनपी, ये जो 2/3 मेजोरिटी उनको मिली है, उनको पता है कि वो इस्लामाइजेशन नहीं कर सकते, और वो बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं होगा। आज सुबह तक ये प्रॉब्लम चल रही थी, और तारिक रहमान ने दिखाया है कि वो जमात इस्लामी के इन्फ्लुएंस के बाहर आ गए हैं, क्योंकि आज सुबह जब वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपनी शपथ लेने के लिए गए थे, तो उनको बीएनपी ने कहा हम सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ लेंगे, हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन की मेंबर की शपथ है हम नहीं लेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ये तारिक रहमान ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ फॉलो करेगा, ये बहुत जरूरी है, और ये बहुत हालांकि इसमें वीना सिकरी मैम, मैं एक सवाल और जोड़ दूं, चूंकि जमात इस्लामी को एक कड़ा मैसेज दिया है बांग्लादेश की जनता ने, ये एक देखने का नजरिया हो सकता है। दूसरा नजरिया ये भी है कि जमात इस्लामी का जो वोट परसेंटेज जो है वो काफी बढ़ा है, भले वो सत्ता में नहीं है, काफी बढ़ा है, तो उसके समर्थक भी बढ़े हैं। हाँ नहीं, उनका वोट इसलिए बढ़ा है क्योंकि अवामी लीग नहीं थी वहां पे, और एक्चुअली अवामी लीग को बैन करना ये सारा जमात इस्लामी का खेल था। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के थ्रू जमात इस्लामी को अवामी लीग को बैन किया, और आज की तारीख में अवामी लीग, ये जो तारिक रहमान की सरकार है, वो उनको स्वीकारी है कि अवामी लीग वापस आ जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 4-5 दिनों में भी कई अवामी लीग के दफ्तर खुल चुके हैं, वो ताला उनका तोड़ दिया गया है, और अवामी लीग ने अपने अपने दफ्तर संभाल लिए हैं, और तारिक रहमान की सरकार ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वहां पे जाके एक्टिविस्ट वहां जय बांग्ला, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया यहाँ पे। एम्बेसडर त्रिगुणायत, जिस तरीके से अभी वीना मैम कह भी रही थी कि जमात इस्लामी को जो मैसेज दिया गया, तो हम लोग बीएनपी के इस सरकार को 2001 से 2006 के शासनकाल वाले सरकार के चश्मे से ना देखें। देखिए, समय बदलता रहता है, और जो है ये सेकंड जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन जो है लीडरशिप की इस वक्त बांग्लादेश में आई है। और जब पहली बार रहमान साहब वहां पर आए वापस ढाका में, जो पहली उन्होंने जो स्पीच दी थी वो काफी एनकरेजिंग थी। अगर आप उसको पढ़ते तो उन्होंने बड़ी बात कही कि इंक्लूसिविटी के बारे में बात करेगी। देखिए, सबसे बड़ा कंसर्न लोगों को रहता है माइनॉरिटीज का क्या हाल होगा, किस तरह से होगा, भले ही चलता रहा, लेकिन उनका पहला ख्याल था। अभी फिर उसके बाद उन्होंने यही बात कही, और अभी उसमें एक मैं समझता हूँ कि हिंदू भी उसके अंदर अभी मिनिस्टर बना है 25 में से। तो जहां तक बात यह है कि उनका जो है प्रैग्मेटिक अप्रोच रहेगी, और अगर हमारे रिश्ते जो 18 महीनों में बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, मैं समझता हूँ अगर वो नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं, जैसे दो देशों के बीच नॉर्मल रिश्ते होते हैं, तो भी वो ठीक है आपके लिए, क्योंकि देन आप अपनी बातों को बता सकते हैं, अपने कंसर्न्स को कन्वे कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो हमारे जयशंकर जी गए थे वहां पर, वो एक बड़ी अच्छी पहल की उससे, जिससे वो रहमान साहब से वहां में मिले खालिदा जिया के फ्यूनरल में, और उसके बाद से हमारे हाई कमिश्नर भी मिलते रहे हैं, हालांकि वो जमात इस्लामी के लोगों से भी मिले हैं। और ये हमें करना पड़ेगा कि जितने भी पॉलिटिकल एक्टर्स हैं बांग्लादेश के अंदर, अब हमने ये सीख मिली है कि सबके साथ में मिलकर चलना पड़ेगा, आपको सबको मिलना पड़ेगा, सबके साथ कांटेक्ट रखना पड़ेगा, ये बड़ा आवश्यक है। और हमें ये नहीं सोचना है कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते जैसे पहले उस वक्त हुआ करते थे वो हो जाएंगे, क्योंकि अब वो बैलेंसिंग की ट्रिक करेंगे, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि देखिए चाइना के साथ में भी बढ़ेंगे उनके रिश्ते। हमें समस्या ये है कि पिछले 18 महीने में, और जैसा मैडम बोल रही थी और सुशांत सरिन जी ने भी कहा, कि पाकिस्तान काफी वेल एंट्रेंच्ड हो गया है वहां पर बांग्लादेश के अंदर।
और उनके आईएसआई के 7 या 8 बेसिस अपने उन लोगों ने बना लिए हैं। तो वो होप कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह से जमात इस्लामी इस बार आ जाएगी पावर में तो काम बढ़ जाएगा, लेकिन जमात इस्लामी बिगेस्ट अपोजिशन है इस वक्त वहां पर, और वो न्यूसेंस वैली तो उनकी बनी रहेगी लगातार। हालांकि अभी वो कह रहे हैं कि हम एक पॉजिटिव अपोजिशन के रूप में काम करेंगे, लेकिन हमें देखना होगा हमारी जो पॉलिसीज है वो बिल्कुल सही चल रही है इस वक्त में। देखिए वो जो हमारे स्पीकर को वहां भेजा गया, एक हाई लेवल के ऊपर इंटरेक्शन दोबारा से हुआ, फॉरेन सेक्रेटरी उनके साथ में गए हैं, तो हमने अपनी तरफ से मैसेज कन्वे कर दिया कि इंडिया उनके साथ में अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहता है, और कहा भी है इससे ज्यादा। प्राइम मिनिस्टर का लेटर भी डिलीवर हुआ है, तो जहां तक उनको इनवाइट भी किया गया है इंडिया में। वो पहले आते हैं कि इंडिया नहीं आते हैं, हो सकता है चाइना जाए पहले, तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है कि हम ये सोचें कि अगर ये आ गए हैं तो बहुत ज्यादा एकदम से चेंज आ जाएगा। उनको भी अपने देश के बारे में देखना है, जिसकी हालत इस वक्त काफी खराब है, खासतौर से इकोनॉमिकली, और उसमें भारत उनकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। तीसरी चीज, यूएस फैक्टर को नहीं भूलना चाहिए। ये अमेरिका की डीप स्टेट है जिसने वहां पर इस तरह की सिचुएशन लाके खड़ी की, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया, जिसका फायदा चीन ने उठाया, और हमारी एक्सपेंस के ऊपर उठाया, और ये फैक्टर्स चलते रहेंगे वहां पर बांग्लादेश में। तो जो चैलेंजेस हैं, अगर हम अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को किसी ना किसी तरह उनको मनवा के कम कर पाए तो वो एक बड़ा अचीवमेंट रहेगा। बड़ा इकोनॉमिकली हमें अचीवमेंट। जो भी उनकी मदद कर सकते हैं वो करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने 2-3 पॉइंट काफी अच्छा कहा कि चीजें काफी बदल गई हैं। सेकंड जनरेशन की गवर्नमेंट है, अब वो हम पहले वाले रिश्ते ढूंढने चलेंगे तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा भी कि हम बैलेंसिंग एक्ट यहाँ पे अपनाएंगे जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, पड़ोसियों के साथ संबंधों की बात चलेगी। इत्तेफाक है कि हमारे साथ अशोक राज भी हैं जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, और शायद जहां तक कि मुझे याद है इन्होंने ये सवाल पूछा था जब उन्होंने बोला था कि हम पड़ोसियों के साथ कैसे संतुलित व्यवहार अपनाएंगे। तो अशोक राज, क्या वहां पे फील मिला? आप वहां पे ग्राउंड पे थे? लक्ष्मण, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर डिबेट। पहली बात तो ये कि जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कॉल करी लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद, उन्होंने सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया को चूज किया, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि मैं पहला सवाल पूछता, और मैंने यही सवाल पूछा था कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, और एक आईसीटी के फ्यूचर के बारे में पूछा था, जो कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है, जो कि बड़ी बड़ी सजाएं बड़े बड़े नेताओं को दिया है उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा था बांग्लादेश फर्स्ट। ऑफ कोर्स, जब उस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो उन्होंने बांग्लादेशियों का जो पल्स है उसको उन्होंने सामने रखा, और ये बात कही है जो कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे कि जो कि फॉरेन मिनिस्टर बनने वाले थे, उन्होंने ये बात कही थी कि हम इंडिया को बड़ा भाई मानते हैं, इंडिया इज अ बिग ब्रदर। हमारे रिलेशंस इंडिया के साथ कल्चरली नहीं है, बल्कि सारे कुछ मिलते हैं। हम बॉर्डर शेयर करते हैं जो कि सबसे ज्यादा लगता है इंडिया के साथ, और इंडिया के साथ कभी रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते। मैं सरीन साहब की बात को हवाला देना चाहूंगा कि बांग्लादेश में एक अच्छी और पॉजिटिव बात यह है कि वो बंगाली कल्चर को अपने देश में मानते हैं। इस्लामिस्ट कंट्री होते हुए बंगाली कल्चर उनके अंदर ज्यादा है, पाकिस्तान की तरह वो सोसाइटी नहीं बन सकता है। सो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि बांग्लादेश हमेशा से ये चाहता है कि बिग ब्रदर वाले रोल में इंडिया रहे और उनके रिश्ते अच्छे हों, और उन्होंने इस बात की जवाब भी दी थी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को। सबसे पहली बात है कि 17 साल के एग्जाइल के बाद जब तारिक रहमान ढाका वापस लौटे तो उन्होंने एक प्लान के साथ वो आए, और उन्होंने सबसे पहला स्लोगन दिया था, लक्ष्मण जी, आई हैव अ प्लान फॉर बांग्लादेश। इसको बहुत ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो कि बांग्लादेश में ये चूज कर रहे थे और इसको कनेक्ट कर रहे थे मार्टिन लूथर की, जो जूनियर लूथर हैं उनके, मार्टिन लूथर हैं उनके उस स्लोगन को कि आई हैव अ ड्रीम। सो इस कनेक्शंस को बहुत ज्यादा ढाका में लोगों ने कनेक्ट किया और उससे जुड़े, और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि अवामी लीग चूंकि मैदान में नहीं थी, बीएनपी एकमात्र सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, तो उनको एक फायदा मिला। और सबसे टच करने वाली बात यह है कि जहां जहां तारिक रहमान गए, अपनी बेटी जायमा जो कि बहुत पॉपुलर है आज के डेट में यूथ में और खासतौर पर जेनजी में, और साथ में अपनी वाइफ, ये 3 पिक्चर मतलब एक फ्रेम में तीनों लोग हमेशा दिखते थे, ताकि ये बताने की कोशिश होती थी कि आई एम अ फैमिली मैन एंड आई वांट टू रन दिस कंट्री एज फैमिली। सो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात और लोगों को टच भी की है लक्ष्मण ग्राउंड पे।
हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें जो ग्राउंड पे टच की वो दरअसल एक दर्शाता है कि बांग्लादेश की जो अब नई सरकार है वो एक नए सिरे से चलेगी और नए अप्रोच के साथ चलेगी। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, अब 2-3 बातें हैं। अभी अनिल त्रिगुणाथ साहब भी कह रहे थे कि पहले की तरह चीज़ें रहेंगी नहीं, बस ये है कि 18 महीने तक जो हालात थे वो हालात खत्म हो जाएं, उससे पहले वाला हालात बन जाए तो वही हमारे लिए बड़ी चीज़ होगी। और जैसा अशोक राज कह रहे थे कि जो मैसेज दिया गया वो मैसेज दिया है कि हम लोग एक नई दुनिया में नए सपने के साथ बांग्लादेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें भारत को कितना सूट करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो लक्ष्मण ये सबसे महत्वपूर्ण है देखना कि जो 18 महीने तक हालात बने रहे वो बिल्कुल असामान्य थे। उनकी अपेक्षा ही नहीं कर सकते थे कि ऐसा कुछ बांग्लादेश में हो सकता है। बांग्लादेश को हम तब तक दक्षिण एशिया का विकास का एक तरह से उदाहरण कहते थे, डेवलपमेंट का मॉडल उसको हम कहते थे। फिर अचानक इस तरह का आक्रोश हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे वो लंबी बहस है। पर इस तरह से जो नाराजगी सड़कों पर आई और प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा और उनको भारत आना पड़ा और भारत ने उनका स्वागत किया कि आप आ सकते हैं यहाँ, और फिजिकल सेफ्टी का हमने कारण बताकर उनको कहा कि जब तक उनको कोई अच्छी ठीक से जाने का कहीं जाना चाहे वो नहीं तय हो जाता तब तक वो यहाँ रह सकती हैं। तो ये 18 महीने का जो पूरा परिप्रेक्ष्य है वो असामान्य है, वो किसी ने भी उसकी अपेक्षा नहीं की थी। और उस दौरान हमने देखा कि डॉक्टर यूनुस, जो हमेशा से उनका एक पॉलिटिकल एम्बिशन रहा है, कई बार उन्होंने इस बात को जाहिर भी किया, वो एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू करना चाहते थे एक जमाने में। उन्होंने, मुझे लगता है कि उस वक्त ये जो आक्रोश जमीन पर है उसके आगे कमजोर नेतृत्व पेश किया और वो लगातार जो एक तरह से रेडिकलाइजेशन हुई वहां के नैरेटिव में, उसके चलते पूरा आक्रोश भारत के प्रति हुआ और भारत से नाराजगी लगातार बनी रही। जो कि पहले आप देखें जब बीएनपी पावर में थी तब भी इतना एंटी इंडिया का वहां माहौल नहीं था पाकिस्तान, वहां बांग्लादेश में। तो वो एक समय बिल्कुल अलग था, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बीएनपी जो 2001 की है वो 2026 की बीएनपी नहीं है, क्योंकि नेतृत्व बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है। आज ज्यादातर देश डीआइडियोलॉजाइज हो गए, मतलब वो एक व्यावसायिक रूप से ट्रांजैक्शनल तरीके से अपने जो राष्ट्र हित हैं उनको आगे ले जाना चाहते हैं। और लगातार हमने देखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान हैं, उनकी जो भारत के प्रति वक्तव्य हैं वो उनके एग्जाइल पीरियड से भी बहुत बदल गए थे और अब तो बिल्कुल बदले हुए हैं। अब वो यथार्थवाद की बात करते हैं, संतुलन की बात करते हैं। भारत भी बदल गया एक तरह से। तो भारत ने भी, जब देखें चुनाव हुए तो भारत से ऑब्जर्वर्स भेजे जाएं, ऐसा कहा गया केयर टेकर सरकार की तरफ से। पर भारत का रवैया केयर टेकर सरकार को लेकर बिल्कुल अलग था। तो उन्होंने कहा कि हम चुनावों को तो समर्थन करते हैं, पर हम किस तरह से बांग्लादेश से जुड़ेंगे ये चुनावों के बाद में हम तय करेंगे। और चुनावों के नतीजे आते ही आप देखें इमीडिएटली भारत के प्रधानमंत्री ने बधाई दी, ट्वीट किया, अब अपने स्पीकर लोकसभा को भेजा, उनको निमंत्रण दे दिया है। तो कोई ऐसा हमने कदम पीछे नहीं किया कि जो हम उनसे दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, हिस्सेदारी बनाना चाहते हैं, वो हमने उनको नहीं सामने किया हो। और तीसरी बात जो समझना जरूरी है कि अमेरिका सबसे ज्यादा इस बात को लेकर परेशान होता है कि चीन का क्या दबदबा वहां बन रहा है या नहीं बन रहा। तो तारिक रहमान जब संतुलन की बात करते हैं तो वो चीन के पिछलग्गू बनने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसका उनको आक्रोश फिर अमेरिका का झेलना पड़ेगा, भारत का नहीं झेलना पड़ेगा। तो संतुलन की बात करते हुए उन्होंने ये एक तरह से सामने किया है कि भारत से रिश्ते अच्छे होंगे। पर मैं एक बात उस जल्दी से जोड़ूंगा इसमें, ये कि विदेश नीति को लेकर उनकी चिंताएं मुझे लगता है उतनी ज्यादा नहीं है जितनी आंतरिक चुनौतियां उनके सामने हैं, चाहे वो आर्थिक चुनौतियां हो या फिर वहां कानून व्यवस्था को लेकर चुनौतियां हो। जमाते इस्लामी जो एक फ्रिंज एलिमेंट होता था, एक तरह से वो बैंड था कई सालों से, अब वो मेजर पॉलिटिकल पार्टी बनकर सामने आया, वो भी एक चैलेंज होगा। पहले जब सरकार बनी थी बीएनपी की तो ये जेएमआई के उनके साथ लोग जुड़े हुए थे, आज वो उनके सामने खड़े हैं अपोजिशन की तरह से।
तो मुझे लगता है कि उनके जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं वो सबसे पहले उनके लिए ज्यादा चिंता का विषय होगा। वो कब विदेश यात्रा करेंगे उसमें मुझे लगता है कुछ समय लग सकता है। और आखिरी बात कि उन्होंने जब विदेश मंत्री चुना तो उन्होंने वीएनपी से नहीं चुना है विदेश मंत्री, एक प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट को, खलीलुर रहमान को उन्होंने विदेश मंत्री बनाया है। और खलीलुर रहमान नवंबर में भारत आए थे जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 7वीं बार क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर एक सलाहकार एनएसएस की बैठक बुलाई थी दिल्ली में। तो वो भारत के नेतृत्व के प्रति जागरूक हैं, जानते हैं। कभी उन्होंने कोई एंटी इंडिया बात नहीं कही है आज तक जो विदेश मंत्री बने हैं। तो मुझे लगता है कि तारिक रहमान की यात्रा से पहले खलीलुर रहमान की मुझे लगता है यात्रा होगी और बहुत संभव है कि उनकी यात्रा भारत की यात्रा होगी। उससे अपने आप संकेत बनेगा कि प्रधानमंत्री भी शायद भारत की यात्रा करेंगे कुछ समय बाद। तो ये जो संतुलन का एक तरह से उन्होंने विजन सामने रखा है, सोच रखी है सामने, मुझे लगता है भारत के जो सकारात्मक रुझान भारत ने दिखाया है उसी का ये एक तरह से जवाब है उधर से कि वो बिल्कुल जो पहले की बात है वो नहीं रही और आपने जो बातें कही प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, डॉक्टर यूनुस ने, हाँ प्लीज अपनी बात पूरी करिए। तो मैं ये कह रहा था कि आज जो आखिरी भाषण डॉक्टर यूनुस ने दिया उससे और भी उन्होंने एक तरह से अपने आप को पास्ट का हिस्सा बना दिया है। नए माहौल में वो थोड़ी सी अपनी तरीका बात करने का अलग करते तो शायद लगता कि वो भविष्य से जुड़ना चाहते हैं, पर वो शायद भविष्य से जुड़ना नहीं चाहते। उनकी भाषा नहीं थी उस तरह की। तो अब वो मुझे लगता है वो बिल्कुल इतिहास का हिस्सा है। भारत के नए रिश्ते बनेंगे बांग्लादेश के साथ। और बीएनपी एंटी इंडिया इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि एंटी इंडिया वो अवामी लीग की वजह से थी। आज अवामी लीग बांग्लादेश में है ही नहीं एक तरह से। तो इसलिए उनका रवैया भारत के प्रति बिल्कुल अलग होने की ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल अपेक्षा कर सकते हैं और भारत ने अपनी तरफ से कदम बढ़ाया भी। जब खालिदा जिया का देहांत हुआ था तो विदेश मंत्री को का भेजा जाना, लोकसभा में श्रद्धांजलि देना, ये सारी चीज़ें इस बात के संकेत देते हैं कि हम संबंध बेहतर करने के लिए हैं। और दूसरा, जब संतुलित रिलेशन की बात करते हैं तो आप दरअसल चीन को बहुत आप समर्थन कर नहीं सकते। आपने बड़ा अच्छा कहा कि चीन का ज़्यादा नज़दीकियाँ दिखाएंगे तो अमेरिका वहाँ से नज़रें उठाना शुरू कर देगा, जो भी हाल में काफ़ी अच्छा डील भी किया। सुशांत सरीन साहब, ये सारे फैक्टर बैलेंस करने के लिए मजबूर करेगा, चाह करके भी नहीं चाह करके भी। बिल्कुल प्रोफेसर साहब ने एक्चुअली मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही बोलना चाह रहा था कि देखिए चीन वाला फैक्टर भी हम बहुत जो बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं उसमें उसको बैलेंस अमेरिका है ना। अमेरिका के ऊपर तो वैसे ही आरोप लग रहा है कि जो शेख हसीना की जो सरकार है उसका जो तख्ता पलटा गया है वो अमेरिका ने षड्यंत्र रचा था और उसके ही तहत ये हुआ। और अमेरिका की आपको ऐसे बयानात आपको सामने आ जाएंगे जहां पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर आप चीन के साथ बहुत ज्यादा आपने नजदीकियां बढ़ाई या इस्लामी कट्टरपंथ पे बहुत ज्यादा आपने फोकस किया तो फिर हम आपकी ईंट से ईंट भी बजा सकते हैं। और अमेरिका के पास आर्थिक तौर पर ये जरूर शक्ति है, ये कर सकते। तो भारत के लिए एक्चुअली जो चुनौती वो ये नहीं है कि पाकिस्तान कितना आता है। भारत के लिए चुनौती ये है कि अमेरिका की प्रेजेंस बांग्लादेश में हमारे लिए ज्यादा चिंता का विषय है या चीन की प्रेजेंस ज्यादा चिंता का विषय है। मेरे हिसाब से तो दोनों ही थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं ये भी एक संभव है कि अमेरिका वही वाली जो पुरानी डिमांड थी कि कोई बेस मिल जाए, कोई बेसिक राइट्स उनको मिल जाए या कोई इस तरीके की चीज मिल जाए, वो जो सेंट मार्टिन आइलैंड की बातचीत चल रही थी उस पर दोबारा से फोकस किया जाए। तो एक तो ये पहलू है। दूसरी चीज ये कि देखिए जिस तरीके की, और ये प्रोफेसर साहब की बात दोबारा से मैं उसको सहमत हूँ कि उनके जो इंटरनल चैलेंजेस हैं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जमात इस्लामी 30% वोट लेकर के आई है, लेकिन उसका मतलब ये है कि जमात इस्लामी जिस तरीके की चुनौती पेश करती है सरकार को, वो सरकार के हाथ बांधेगी दो तरीके से। एक तरीके से बांधेगी कि सरकार के लिए अनिवार्य हो जाएगा कि जमात इस्लामी को कोई स्पेस ना उसको दी जाए, कोई उसके सामने घुटने ना टेके जाए, नहीं तो ये सर पे चढ़ जाएंगे और तांडव करेंगे। तो एक तो ये पहलू है उसका। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है
कि वो भी कोई ऐसा कदम सरकार भी थोड़ा संकोच करेगी उठाने में, जिसके तहत जमाते इस्लामी को कोई ऐसा मवाद मिले जिससे वो सरकार के ऊपर लांछन लगाए। तो मेरे ख्याल वहां पर एक बैलेंसिंग एक्ट उनको डोमेस्टिकली जरूर करना पड़ेगा और भारत को ये देखना पड़ेगा कि ये बैलेंसिंग एक्ट है या फिर ये भारत विरोधी कोई इस तरीके का काम हो रहा है बांग्लादेश के अंदर जो भारत के हितों को इम्पैक्ट करता है। अगर भारत के सुरक्षा हित इम्पैक्ट नहीं होते तो और यही एक चीज शेख हसीना ने की थी कि भारत के सुरक्षा हित ना इम्पैक्ट हो, उसके बाद जिस तरीके का सहयोग हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसने बांग्लादेश फर्स्ट को किया। ये तो नहीं था ना कि शेख हसीना हम जो चाहते थे हर एक चीज में अंगूठा लगा देती थी, बिल्कुल नहीं। आप एम्बेसडर साहब यहाँ पर हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कितनी बारी हम अगर कुछ चाहते भी थे तो शेख हसीना ने उस पर इनकार किया हमारे को। तो वो बांग्लादेश फर्स्ट लेकर ही, कोई भी देश का नेता बांग्लादेश फर्स्ट ही लेकर कर चलेगा ना, वो भारत फर्स्ट या पाकिस्तान फर्स्ट या चीन फर्स्ट तो नहीं लेगा, लेके नहीं चलेगा। और ये भी करती थी और यही मेरे ख्याल तारिक रहमान करेंगे। मेरा मानना ये, मेरा विश्वास ये है कि बांग्लादेश का फर्स्ट का मतलब ये है कि भारत के साथ सहयोग और रिश्ते जो हैं वो बेहतर किए जाएं, बनस्बत इसके कि वो रिश्तों में और बिगाड़ पैदा किया। हाँ, बिल्कुल। दरअसल इसमें दो तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो सुशांत सर कह भी रहे थे। अम्बेसडर त्रिगुणायत, मैं आपसे इस रिएक्शन चाहूँगा कि भारत के लिए ज़्यादा कंसर्न क्या है, चीन का आना, बांग्लादेश में दबदबा बढ़ना या अमेरिका का दबदबा बढ़ना? हालांकि ये जब सवाल आपसे पूछ रहा हूं तो मेरे दिमाग में ये भी फैक्ट है कि बांग्लादेश के लिए कई सारी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरतों को हम ही पूरा कर सकते हैं। अमेरिका वहाँ से प्याज नहीं भेजता, अमेरिका वहाँ से आलू नहीं भेज सकता, पाकिस्तान जो है चाइना वहाँ से आलू प्याज नहीं, कॉटन नहीं भेज सकता। भेजना तो हमें क्यों, जिस तरह से ज्योग्राफिकल कंडीशन उसका है। और देखिए, ये पिछले 18 महीने में जब बांग्लादेश में पूरी तरह से एंटी इंडिया सिचुएशन थी, उसके बाद भी भारत ने लगातार ये सारी चीजें भेजी जो आप कह रहे हैं, और उसके अलावा हम पावर सप्लाई करते रहे उनकी जो भी जरूरतें हैं, क्योंकि भारत ने सोचा कि बांग्लादेश के लोगों को परेशानी ना हो। तो ये था बेसिकली, भले ही वहां की लीडरशिप एक बड़ा नेगेटिव अप्रोच इंडिया के खिलाफ कर रही थी और जाते जाते भी उन्होंने दिखाया। तो मैं, जहां तक चीन की बात है, देखिए शेख हसीना ने भी चीन और भारत के बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट रखा। वो दोनों के साथ में फायदा उठाती थी और वो एक स्मार्ट थी। हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी कि हमें जो हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट थे उनको उन्होंने बस बनिस्बत पूरा जो भी इम्पोर्टेंस थी वो दी, और काफी कुछ हद तक हेल्प हुई इंडिया की इस मामले में। और बाकी इसीलिए हमारे जो बांग्लादेश के साथ ज्यादातर जो बॉर्डर रिलेटेड समस्याएं थी वो सुलझी गई उस वक्त में। एक दो रह गई हैं, वो भी हो जाएंगी। रही बात अमेरिका की, तो देखिए अमेरिका इस वक्त जो है वो ये विश्वास नहीं करता कि आपकी क्या आपके लिए अच्छा है। वो ये सोचते हैं कि उनका क्या मायोपिक इंटरेस्ट है और कैसे उसको वो पूरा कर सकते हैं। और बांग्लादेश में भी उन्होंने वही किया। मैं वहां पर था जब वहां पीटर हास, उनका एम्बेसडर जो था, वो पूरी तरह से शेख हसीना की खिलाफत कर रहा था, ओपनली सारी बातें करता था। तो हमने देखा है कि किस तरह वहां की डीप स्टेट ने पूरी तरह उसको डिस्क्लोज करने में पूरा फायदा किया है। और चीन के, वो कहे भले ही, लेकिन वो अपने आप खुद चीन के साथ में यारबाजी कर रहे हैं। अब G2 की बात करते हैं, अब अमेरिका जाने की बात हो रही है अप्रैल की। तो देखिए वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। और वो यहाँ ये नहीं है कि बांग्लादेश में कुछ अगर चीन के साथ उनकी दोस्ती ज्यादा हो जाएगी तो अमेरिका आके बॉम्ब कर देगा, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। अभी वो इनके एक जो एडवाइजर थे, उनका स्टेटमेंट आया था कि किसी ने पूछा उनसे कि साहब आपने जो अमेरिका के साथ ये वन साइडेड डील अभी हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि तो कोई भी डील होगी हम उसको रिव्यू करेंगे। तो ये देखिए, उनको जब चलाना है अपना देश तो वो ये देखेंगे। हमारे लिए आज की डेट में मैं समझता हूँ चीन और अमेरिका दोनों ही बड़ा चैलेंज है, और हमारे नेबरहुड में पूरी तरह से वो चैलेंज है। और कैसे हमको करना है उसके लिए शुरुआत भारत ने बड़ी अच्छी की है। और मैं समझता हूँ कि रहमान साहब जो हैं, ही इज ए प्रैग्मेटिक मैन, और उनके लिए प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी जो है वही उनके लाभकारी होगी उनके लिए। वीना सिकरी मैम, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों में हमारे जो पैनलिस्ट ने उठाया कि चीन और अमेरिका ने ट्रेड डील करके एक संकेत दे दिया कि एक तरफा ट्रेड डील है और अपना दबदबा कारोबार के पहलू से कम बढ़ाएगा यहाँ पे। और जब भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश के बीच में संबंधों में एक खटास सी आ गई थी तो उसका फायदा भी उठाने चला था चीन और पाकिस्तान। तो हमारे लिए दोनों में अगर दोनों कंसर्न है, यूएस का दबदबा बढ़ना वहाँ पे और चीन का दबदबा बढ़ना, तो हम किस तरह से बैलेंसिंग
बैलेंसिंग एक्ट अपना सकते हैं ताकि हमारे पड़ोस में ये दोनों देश एक सीमा से ज्यादा अपना पाँव न जमा सके, या फिर हमारे हाथ में नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर हमें रिश्ते बांग्लादेश से बनाने हैं, तो हमें पहले डायरेक्टली बांग्लादेश से बात करनी है। क्यों हम सोच रहे हैं अमेरिका आ रही है, चीन आ रहा है? क्योंकि ये बात समझने वाली है कि जो हादसा हुआ जुलाई-अगस्त 2024 में, ये इसलिए हुआ कि यही देश जिनका नाम अब ले रहे हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़, वो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश भारत के रिश्ते अच्छे बने रहें। जो गोल्डन ईरा था, जो कहते हैं ना सोनाली अध्याय बांग्लादेश और भारत के रिश्तों का, वो वाकई इट वाज अ मॉडल इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी। और अगर ये मॉडल सारे नेबर्स के साथ बनती जाए तो भारत की पोजीशन बहुत ही अच्छी पूरी विश्व में हो जाती है ना। तो इसी के खिलाफ, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जो हादसा जुलाई 2024 में हुआ, वो किसके खिलाफ था? वो भारत के खिलाफ था। तो अब जो है, अगर हमने सुधारना है, और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि तारिक रहमान ने सब तरह से दिखाया है कि वो तैयार हैं, सुधारने के लिए तैयार हैं। और जो वो कहते हैं बांग्लादेश फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी उनकी है, हमारे तरफ से नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी। और जो बांग्लादेश फर्स्ट और नेबरहुड फर्स्ट, इनके बीच बहुत सारे सिनर्जीज हैं, बहुत सारा पोटेंशियल है कि हम एक दूसरे को देखते रहें और डेवलप करते रहें। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक स्थिति बांग्लादेश में बहुत खराब है, वाकई खराब है। और जो उनकी 6-7% रेट ऑफ ग्रोथ एनुअल होती थी पहले, अब वो 2-3% हो गया है। सैकड़ों में फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, हजारों औरतें जो फैक्ट्रिया में काम करते थे वो जॉबलेस हो गए हैं। तो सबसे पहले तारिक रहमान अपनी इकोनॉमी को सुधारना चाहेगा। तो इसलिए भारत के साथ रिश्ते उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम उन्हें बता दें कि देखिए, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मॉडल बना हुआ था, उसे रिस्टोर कीजिए और सारी चीजें सुधर जाएंगी। और वो जो म्यूचुअली बेनिफिशियल था, वो दोबारा हम लोग फिर से बनाएं। और मेरी तरफ से ये उम्मीद है कि वाकई ये तारिक रहमान जी समझ जाएंगे कि जो म्यूचुअल बेनिफिट था पहले मॉडल में, उसे रिस्टोर करना है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो बांग्लादेश की आवाम है, पहले जरूर एंटी इंडियनिज्म में आ गए, वो लपेट में आ गए कि यू एंटी शेख हसीना, यू एंटी इंडिया ऑल्सो, और एंटी इनकम्बेंसी बहुत आ रही थी। लेकिन 18 महीने के बाद लोगों की गलतफहमी दूर होती जा रही थी। सब लोग कह रहे थे आगे भालो छिलो, बेटर बिफोर, जान गए थे कि अपने बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्थिति को सुधारने के लिए भारत का हाथ बहुत होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, और भारत का रहना बहुत जरूरी है। और ये इस समझदारी को हमें आगे बढ़ाना है। तो मैं कह रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री कहा है कि पीपल टू पीपल रिलेशनशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात जो बहुत जरूरी है, फाइनली मैं कहना चाहूंगी कि जो जमात इस्लामी ने फंडामेंटलिज्म की कोशिश की, उसके जवाब में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने उनको बता दिया साफ साफ कि कल्चर एंड रिलीजन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हमें रिलीजन भी चाहिए और कल्चर भी चाहिए। ये जो व्यू है आवाम की, इन्हें हमें आगे बढ़ोतरी देनी है, ताकि अवाम भी सरकार के सरदार को भी ये बताए कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे होने चाहिए और इनको रिस्टोर कीजिए। बिल्कुल अशोक राज, मैं यही सवाल आगे आप तक लेके जाना चाहता हूं कि आप वहां पे कई दिनों तक वहां के आवाम का मूड क्या था? भारत, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के साथ ट्रेड डील की भी घोषणा हुई थी। आवाम का मूड क्या दे रहा था? और जब वहां पे बीएनपी ने ऐलान किया कि हम 2034 तक $1 ट्रिलियन तक इकोनॉमी ले जाना चाहता है बांग्लादेश की, तो वहां पे भारत की भूमिका से आप इनकार कर नहीं सकते। उस पूरे क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लक्ष्मण। मैं चाइना वाली बात पे आता हूं, क्योंकि जो अभी हाल के दिनों में डील हुए यूएस के साथ, उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं पूरे बांग्लादेश में। लेकिन चाइना के साथ मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, जो कि वहां के लोग इस बात को खुले तौर पे बोलते हैं। जिस वक्त ये 17-18 महीने की जो चीफ ऑफ एडवाइजर की नेतृत्व में वहां पे काइंड ऑफ सरकार बनी या चली, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित हुआ है तो वो बांग्लादेश के वो लोग हैं जो मेडिकल टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। भारत का वीजा कम हुआ, लोग चाइना की तरफ रुख किए, चाइना जाना चाहते थे और कई लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए चाइना भी गए। लेकिन उनके पास सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो दो थी। नंबर 1 लैंग्वेज बैरियर्स, क्योंकि चाइना जाना
लंबा सफर तय कर और लैंग्वेज बैरियर का रहना सबसे ज्यादा दिक्कत बांग्लादेशी वासियों को हो रहा था। और दूसरा, इलाज में खर्चे ज्यादा, मतलब कि बहुत ही एक्सपेंसिव था तुलना में भारत के। तो ये तो तय है कि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का समझौता, ट्रेड, मेडिकल टूरिज्म या फिर बाकी की चीजें वहां पे हो जहां पर उनका अपना संवाद ना हो पाए। तो ऐसे सिचुएशन में भारत आज भी नंबर 1 है बांग्लादेश के लिए, ट्रेड में, मेडिकल टूरिज्म में, या ये कहें कि पड़ोसी देश होने के नाते। दूसरी बात रही कि यूएस, आपको याद होगा अभी चुनाव की घोषणा हुई थी और चुनाव सामने आने वाला था कि डॉक्टर यूनुस ने कुछ डील साइन किए यूएस के साथ। पूरा बांग्लादेश ये सवाल पूछ रहा है, जो मुझसे मिले इंटेलेक्चुअल क्लास, जर्नलिस्ट या फिर वहां के लीडर्स या फिर जो इन्फ्लुएंस है एक पार्टी की तरफ, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी में डॉक्टर यूनुस थे क्यों, उन्होंने साइन क्यों किया? क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट का काम था चुनाव कराना और साथ में वहां गवर्नेंस को कायम रखना। यानी कि जब सरकार नहीं है तो इंटरिम गवर्नमेंट जितने भी वहां पे सरकारी कर्मचारी थे या फिर सरकार के अधीन काम करते थे, उनकी सैलरी या रखरखाव या देश को एक नेतृत्व मिले। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में ट्रेड डील साइन किए, एमओयू साइन किए, और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरे 18 महीने में सबसे ज्यादा करप्शन से बांग्लादेश ने झेला है। सबसे ज्यादा करप्शन, किसी भी काम के लिए बिना पैसे के या किसी लेन देन के कोई काम नहीं होता था। और इस बीच में तबादले भी सबसे ज्यादा हुए, जो चाहते थे, जिनका तो था मतलब सरकार के साथ, वो अपने तबादले लिए। हाँ, और इसमें सबसे ज्यादा पैसा का जो कार्यकाल 18 महीने का जो कार्यकाल था वो लोगों को बहुत भाया नहीं, जनता हर फ्रंट पे काफी ज्यादा त्रस्त थी। तो इस वजह से उस कार्यकाल को आगे किसी भी तरह से बिल्कुल लक्ष्मण, मैं और एक बात आपको कहना चाहूंगा। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप अगर ढाका में कोई किसी के संपर्क में हैं, उनसे एक बार जरूर पूछेंगे, वो इस बात को कहते हैं। बिरयानी ढाका में या पूरे बांग्लादेश में बहुत फेमस है, लेकिन वो कहते हैं कि बिरयानी हमारी नहीं बन सकती बिना इंडिया के, बिना भारत के, क्योंकि राइस हम देते हैं, प्याज हम देते हैं, मसाले हम देते हैं, मतलब हम भी देते हैं, मिर्च भी हम देते हैं, और वो पूरा बिरयानी बनकर तैयार होता है। तो आप समझें कि भारत सबसे नजदीक है, यानी कि अगर वो चाहे तो उस बिरयानी का स्वाद बढ़ा सकता है। हालांकि वो देश ये डिसाइड करे कि किसके पास जाना है, लेकिन एक बहुत ही चर्चित फ्रेज है जो कि ये कहते हैं कि बिरयानी भारत ही बनाकर देता है। लोगों के जहन में भारत की चीजें काफी बसी हुई हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीज आपने बताया। 2 सवाल और हैं जो ब्रेक के बाद मैं पूछूंगा आप लोगों से। एक तो ये कि बांग्लादेश की नई सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात करेगा, कितना जोर से करेगा, और हुआ तो भारत का रुख क्या होना चाहिए? और दूसरी बात कि भारत बांग्लादेश एलडीसी से, जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज का श्रेणी होता है, उससे बाहर आ रहा है इसी साल। उससे बाहर आने के बाद उसको कई सारी छूट मिलती है अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर कारोबार के लिहाज से, वो सारी छूट उसकी खत्म हो जाएगी। ऐसे में भारत एक बड़े मददगार के तौर पर साबित हो सकता है। इसके लिए सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे बातचीत चल रही है, वो भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते को किस तरह से मजबूती प्रदान करेगा। दोनों सवालों को लेकर आऊंगा आप लोगों के पास। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा करें कि बांग्लादेश की नई सरकार और भारत के साथ रिश्ते आने वाले दिनों में कैसे रहने वाले हैं, इसमें भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, एक सवाल जो ब्रेक पे जाने से मैंने बताया भी था कि ये सवाल, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे, वो कि ये है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण ये कितना बड़ा इशू रहने वाला है आने वाले दिनों में। ये तारिक रहमान साहब कितने मजबूती से इस मुद्दे को उठाएंगे और भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, डॉक्टर यूनुस ने जब कुछ हद तक अलाउ किया कि एक्स्ट्राडिशन की बात को उछाला जाए, तो उनकी वजह थी कि उनके ऊपर जो दबाव था जमायत इस्लामी का, या सड़क पर जो लोग नाराज थे शेख हसीना से, उनको लेकर, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि उन्होंने अवामी लीग को बैन कर दिया। अब यदि आप मानते हैं कि तारिक रहमान यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं, प्रैग्मेटिक हैं, तो उनके लिए यही अच्छा होगा कि शेख हसीना को वापस खबरों में ना लाया जाए, उस विषय को इतिहास में दबा दिया जाए, ताकि लोग धीरे धीरे शेख हसीना को बांग्लादेश में भूल जाएं। ये उनकी कोशिश, प्रैग्मेटिक एक तरह से अप्रोच से यदि देखें तो यही उनकी कोशिश होनी चाहिए।
तो इस मुद्दे को लगातार लटकने देंगे। हो सकता है इस बात को भारत पर कुछ प्रभाव बनाने के लिए कभी-कभी इस्तेमाल करेंगे। आपको याद होगा कि वो 2001 से 2006 तक जब सरकार थी बीएनपी की, तब वो सरकार में नहीं थे, पर वो पैरेलल सरकार उनको मानते थे लोग कि वो हवा भवन एक जगह होती थी, वहां से पैरेलल सरकार चलाते थे। नियुक्तियां, तबादले, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब ऐसा माना जाता था कि वो एकदम पैरेलल सरकार बाहर से चलाते थे। तो उनको ये सब जो तरीके हैं सरकार चलाने के, अच्छे से वो मालूम है। और एग्जाइल में भी वही एक तरह से बीएनपी के नेता थे, चाहे वो एक्टिंग चेयरमैन 2018 में बने हो, पर तब से ही वो काफी प्रभावी हालात रहे से पूरे। जब सरकार में थे तो सरकार में प्रभावी रहे, नहीं तो बीएनपी में प्रभावी रहे। तो यदि वो प्रैग्मेटिक है तो वो नहीं कोशिश करेंगे कि शेख हसीना का मुद्दा फिर से मुख्य धारा में एक तरह से वापस आ जाए। और फिर अनिल जाहिर है कि त्रिगुणायत साहब, जितने बड़े समर्थन है मानते हैं। मिस्टर त्रिगुणायत, आप सहमत हैं कि वो शायद शेख हसीना के मुद्दे को बहुत नहीं उठाना चाहेंगे? देखिए, ये मुद्दा टेबल के ऊपर रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जैसा उनके खुद स्पोक्समैन ने कहा ये बात को, कि इसके ऊपर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना डिपेंड नहीं करेगा। तो ये एक बड़ा चेंज है। और मैं समझता हूँ, देखिए, हम तो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है उनके साथ में, वेदर एप्लीकेबल है नहीं है, पूरी तरह से जो कैंगारू कोर्ट का जो जजमेंट था उसको सबने माना कि ये गलत जजमेंट है। और इसकी वजह से तो अगर वो प्रॉपरली दोबारा से करेंगे, लीगल प्रोसेस में बार बार यही कहा है कि जो लीगल सिस्टम होगा उसको फॉलो करेंगे, तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि ये एक मेन मुद्दा एकदम से नहीं होगा। मेन मुद्दा एकदम से नहीं होगा। वीना सीकरी मैम, भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि अवामी लीग को कोई भुला नहीं सकता। अवामी लीग का जो वोट बैंक बांग्लादेश में है वो करीब 35-40% है। ये वोट बैंक कहीं नहीं गया है, बैंक पूरा इंटैक्ट है। और जो इलेक्शंस में हुआ है, ये जो जमात इस्लामी, जिन्हें पहले कहा, जो उनको नंबर मिले हैं, आंकड़े मिले हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अवामी लीग नहीं थी। तो इसलिए ये एक्सट्रेडिशन की बात तो मेरा ख्याल तारिक रहमान की सरकार जोरों शोरों से बिल्कुल नहीं उठाएगी, लेकिन अवामी लीग की रिहेबिलिटेशन वो करेगी। और वो प्रोसेस तो शुरू हो गया है, क्योंकि हमने सुना भी है कि शायद 12-14 उनके दफ्तर खुल चुके हैं कई अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में, और अगले दिनों में और भी खुलेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना कि अवामी लीग को आप इसलिए नहीं भूल सकते क्योंकि जो पिछले 18 महीनों में लॉ एंड ऑर्डर इतनी खराब हुई है, वो इसी वजह से हुई है कि सब दूसरे से झगड़ रहे हैं। पीएनपी जमात से झगड़ रही है, अवामी लोगों को मार के जेल में डाला जा रहा है, मीडिया को मार के जेल में डाला जा रहा है, हिंदुओं, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, कुछ भी रहमदियत, उनको मार के जेल में डाला जा रहा है। तो ये सब चीजें होती। और तारिक रहमान ने कहा है कि मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि लॉ एंड ऑर्डर मस्ट बी मेंटेन, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मस्ट मेंटेन इन सोसाइटी। तो इसलिए वो चाहेंगे कि अवामी लीग की एंटी जो जमाते इस्लामी सब काम कर रहा था वो बिल्कुल खत्म हो जाए, और जब अवामी लीग को रिहेबिलिटेट करके उनको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और सामान्य तरह से सारी जो पॉलिटिकल लाइफ बांग्लादेश की थी वो फिर से चल पड़े। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि एक्सट्रेडिशन की बात का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा, ये तो बिल्कुल सब लोग भूल सकते हैं। लेकिन अवामी लीग को कोई नहीं भूल सकता। अवामी लीग की पॉपुलैरिटी, जो लोग, ये तो रीइंफोर्स हो गया है। अवामी लीग का जो सेक्युलर अप्रोच है, ये अप्रोच अवाम के मन में ज्यादा आ गया है, इसके बारे में ख्यालात ज्यादा आए हैं। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जमात इस्लामी क्या चाह रही है, कि वो शरिया लॉ चाह रही है, कि वो औरतों को बिल्कुल कोई हक नहीं देना चाह रही है, कि वो माइनॉरिटीज को कोई हक नहीं देना चाह रही है, तो लोग फिर से अपना अवामी लीग के नहीं, तो ऐसा क्यों ना किया जाए? वीना सीकरी मैम, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि जमाते इस्लामी को बैलेंस करने के लिए अवामी लीग पर से जो पाबंदी है उस पाबंदी को हटाया जाए, और हटा करके कानून के तहत चीजों को स्थापित किया जाए, तो ये आपके लिए ज्यादा आसान होगा, आपके लिए, मतलब तारिक रहमान के लिए। कि वो ऐसा ही कर रहे हैं डी फैक्टो। डी यूरे जो ऑफिशियल लॉ बनी थी वो बेशक इतनी जल्दी ना बदले, क्योंकि उसमें फिर जमात इस्लामी के लोग सड़क पे आ जाएंगे, लेकिन डी फैक्टो धीरे धीरे
कोई 10 दफ्तर अवामी लीग के खुल गए, कोई 15 और खुल गए, 100 और खुल गए। तो अवामी लीग एक बार फिर से हाँ, सड़कों पे पाबंदी आ नहीं जाए। हटाया जा रहा है, लेकिन एक तरीके से एक रास्ता जरूर दिखाया जा रहा है। अशोक राज, लोगों का प्रेशर रहेगा क्या कि अवामी लीग को वापस लाएं या नहीं लाएं, इसको लेकर के नई सरकार पे? देखिए, मैं दो चीज इसमें इस विषय पे जोर डालना चाहूंगा। एक, लोगों का, तो जो कॉलेज मूवमेंट या फिर यूं कहें कि जो जुलाई अपराइजिंग था, उसमें से जितने लोग शामिल थे उनका तो मानना यह है कि भारत का ये रवैया ठीक नहीं है कि वो बांग्लादेश के मोस्ट वांटेड को शेल्टर दे रहे हैं। लेकिन ऑल ओवर अगर हम पूरे बांग्लादेश की बात करें, अगर हर वर्ग की, तो उसमें इस तरीके की नाराजगी नहीं है। अवामी लीग से या शेख हसीना की सरकार से बहुत ज्यादा लोगों के अंदर गुस्सा नहीं है, एक्सेप्ट जेएनजी में। मैं आपको एक तो विषय ये, दूसरा विषय ये कि एक मैं फोटो दिखाना चाह रहा हूं कि ये आमिर की फोटो है मेरी, जो मैंने उनका इंटरव्यू किया था। दरअसल आमिर जो जमाते का चीफ यानी कि शफीकुर रहमान है, उनको आमिर कहते हैं, और बीएनपी तारिक रहमान। दरअसल इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और जर्नलिस्ट का एक मीट एंड ग्रीट दोनों पार्टियों ने किया था। पहले बीएनपी ने किया, उसके बाद जमात ने किया। ये मौका मिला कि उनके लीडरशिप से ये जानने की कोशिश की जाए हर विषय पे। तो पहले मैं शफीकुर रहमान जो जमात के चीफ है उनसे बात करते हैं। उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था इन दिनों जब चुनाव की सरगर्मी थी। तो उन्होंने कहा था महिलाओं को घर पे रहना चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए, या फिर हाउसवाइफ की जो जिम्मेदारियां अल्लाह ने दी है वो करनी चाहिए। ये ऐसा वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो मेरा उस आलोचना और उस वीडियो को मैं बढ़ाते हुए उनसे पूछा था कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा, आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने ऐसा यू टर्न किया कि उन्होंने कहा कि हाउ आई कैन बी एंटी वुमेन, मतलब मैं महिलाओं के खिलाफ कैसे हो सकता हूं जब मेरे पास एक बेबी और मेरी 2 बेटियां हैं जो इस वक्त डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रही हैं। तो उनको ये समझ में आ गया था कि मार्केट में या फिर पूरे बांग्लादेश में उनकी जो छवि महिलाओं के प्रति या खिलाफ बन रही है वो उनके लिए ठीक नहीं है। और दूसरा, तारिक रहमान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब वो ये संबोधन कर रहे थे, जब लैंडस्लाइड विक्ट्री उनको मिली, तो कई सवाल आए। उसमें से एक सवाल ये भी था कि क्या आपकी पार्टी या आपके सरकार के नेतृत्व में शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन प्रत्यर्पण मांगेंगे? उन्होंने कहा था जो नियम कानून कहता है हम उसको पालन करेंगे। अगर ये मुखर आवाज होती तो शायद वो कहते कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के साथ होता कि आप एक्सट्रेडिशन करें जो कि बांग्लादेश की मोस्ट वांटेड शेख हसीना है। बट वो बिल्कुल ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपने एडवाइजर की तरफ रेफर करते हुए कहा कि आप इसका जवाब बेहतर दे सकते हैं। और दोनों का जवाब नपातुला था कि जो रूल्स ऑफ लॉ कहता है हम उसको फॉलो करेंगे, यानी कि बहुत ही मामूली और बहुत ही हल्का। तो आप समझिए कि उनकी फेहरिस्त में ये प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि हम भारत के साथ सबसे पहले अगर मिलेंगे, बैठेंगे तो हमारा एक्सट्रेडिशन का मांग होगा। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, जो अम्बेसडर त्रिगुणायत और वीणा सिकरी मैम कह रही थी वही बात कि बहुत जोर शोर से नहीं उठाएंगे, इसको अपना प्रमुख मुद्दा नहीं बनाएंगे। और भारत के लिए भी अच्छा सिचुएशन है कि धर्म संकट वाली स्थिति यहाँ पे ना पैदा हो, बाकी संबंध बेहतर होंगे, तब चीज़ें आगे चल के देखा जाएगा और वहाँ पे जनता का मूड भांपा जाएगा, फिर आया कदम उठाया जाएगा। एक चीज़ और, लास्ट सवाल मैं स्वर्ण सिंह साहब आपके पास लेकर आना चाहता हूँ कि जो भारत बांग्लादेश के बीच संबंध है, उस संबंध का सबसे एक महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक रिश्ते, कारोबारी रिश्ते बहुत मजबूत हैं। इसमें बांग्लादेश के साथ यह है कि अभी इसी साल बांग्लादेश लिस्ट डेवलप कंट्री से निकलने वाला, श्रेणी से निकलेगा, तो कई सारे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में इसको जो छूट मिलती है, छूट इसकी खत्म हो जाएगी। ऐसे में भारत जैसे ट्रेडिंग पार्टनर के साथ चाहेगा कि हमें विशेष दर्जा मिलता रहे। इसके लिए अभी बातचीत चल रही थी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर, सेपा को लेकर के। भारत के लिए संबंध को बेहतर करने के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है एग्रीमेंट जो प्रपोज्ड है? प्रोफेसर, यदि विश्व में जो सैद्धांतिक तौर पर समझ है, यदि आप LTC लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी से निकल जाते हैं तो फिर आपके ऊपर कुछ, आपके निर्यात पर जो 0 टैरिफ लगता है या कोटा नहीं लगता है, कोटा लिमिट नहीं होता है, तो वो सब फिर आपके ऊपर लागू होना शुरू हो जाता है। और बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात क्या है? टेक्सटाइल का है। इतना के 80 से 85% तक उनका निर्यात जो कुल है उनका, वो केवल टेक्सटाइल का है। और उसमें करीब 20 या 23% तक, उसका 20 या 23% कॉटन भारत से जाता है उनको। तो भारत से यदि वो अपना व्यापारिक संबंध और सुलझा लेते हैं तो उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने निर्यात को कंपेटिटिव रखने में सहायता हो सकती है।
और मुझे लगता है कि वो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यदि उनको आर्थिक जो डिसेलरेशन हुआ है, भारत के साथ व्यापार में भी डिसेलरेशन, कमी आई है पिछले कुछ समय से, हालांकि संतुलन बना हुआ है, आयात निर्यात करीब करीब बराबर होता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जब भी वो कोशिश करेंगे कि जो उनको आर्थिक चुनौतियां हैं उनसे उनको सुलझना है, तो भारत से संबंध अच्छे बनाने होंगे। हालांकि कॉटन संबंध ब्राजील अच्छे से भी बनाने 20-23 आता है, चीन से भी आता है, संबंध अच्छे बनाने पर होंगे। भारत आपने के बिल्कुल सही साथ कहा। चूंकि समय खत्म हो रहा है, स्वर्ण सिंह साहब आपको रोकना होगा, माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि समय शो का यहीं पे खत्म हो रहा है। आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।